हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। इस विद्युत धारिता जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का, उसका आज मैं लास्ट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है मेरा इसका आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। मतलब क्या है पुनर्वितरण का, पहले मैं उसको समझता हूँ, ऊर्जा हानि को हम लोग सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैंने ये माना कि भाई मान लिए मेरे पास दो गोले हैं जो किसी कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित हैं। पहला गोला ए है और दूसरा गोला है मेरा क्या बी। दोनों गोले किस पर हैं? एक कुचालक स्टैंड पर। ठीक है बच्चों, पहला जो गोला है, इस पहले गोले की मैंने धारिता मान ली C1, आवेश मैंने माना इसका क्या है Q1, और इस पर विभव है क्या V1। पहला गोला जो A है, इस गोले की धारिता को मैंने क्या माना है C1, आवेश को क्या माना है Q1, और इसके विभव को मैंने क्या माना है V1। दूसरा गोला है जो B, इसकी धारिता तो है C2, आवेश है क्या Q2, और विभव है क्या मान लिया V2। दोनों विभवों में क्या है अंतर है, और उन अंतरों में मैंने क्या माना कि जो गोले A पर विभव है V1, इसका मान ज़्यादा है किससे? गोले B पर जो विभव है V2 से। गोले A पर जो विभव है V1, उसका मान गोले B पर विभव V2 की तुलना में अधिक है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पहले गोले पर जो आवेश है Q1, इस आवेश Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 बराबर हो जाएगा मेरा क्या C1 V1, क्योंकि मैं जानता हूँ C बराबर क्या होता है Q अपॉन B। C क्या है? चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर Q बटे B होती है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V। जब पहले गोले पर निकाल रहा हूँ तो उस पर आवेश क्या है? Q1 है, धारिता क्या है उसकी C1 है, और विभव क्या है V1 है। उस हिसाब से क्या हो गया? Q1 बराबर C1 V1। दूसरा जो गोलीय चालक है, उस पर आवेश क्या हो जाएगा? Q2 बराबर C2 V2। समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने क्या कर दिए, दोनों जो गोले हैं, इन दोनों गोलों पर आवेशों का मान निकाल दिया ना। इनकी जो धारिताएं दे रखी हैं उस धारिता से, और इन पर जो विभव है उस विभव के मान से। अब मुझे क्या करना है? आवेशों का पुनर्वितरण करना है, वापस आवेशों को वितरित करवाना है एक दूसरे पर। इन दोनों गोलों पे मैंने क्या करना है? आवेशों को एक दूसरे पर पुनर्वितरित करवाना है, और पुनर्वितरित करवाना है तो मैंने क्या कर दिया कि जो गोला A है मेरा, ये तो है गोला A, इस गोले A और इस गोले B दोनों को मैंने एक नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? एक नगण्य धारिता का तार। और जब मैंने इसको नगण्य धारिता के मैंने तार से जोड़ दिया, तो पहले पर धारिता C1 थी, दूसरे गोले पर धारिता क्या थी? C2 थी या नहीं थी? मैंने क्या बोला है? नगण्य धारिता के तार से जब इसको जोड़ा है, तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि आवेश उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर गति करता है। आवेश
उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर क्या करता है, गति करता है, क्या नहीं करता, करता है ना। अब उच्च विभव वाला बिंदु कौन सा है, या उच्च विभव वाला गोला कौन सा है, इसमें गोला ए। निम्न विभव वाला गोला कौन सा है, गोला बी है या नहीं। तो दोनों में क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा। या मैं इसको सीधी भाषा में ये बोल दूं कि गोले ए से आवेश गोले बी पर पहुंचेंगे, किससे, इस चालक तार के थ्रू। क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि गोले ए पर जो विभव है B1 उसका मान अधिक है गोले बी पर जो विभव है B2 से, है अधिक। और जब ये अधिक है तो इनमें क्या होगा, आवेशों का इंटरचेंज होगा। और आवेशों का इंटरचेंज कब तक होगा, जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान समान नहीं हो जाए। और समान कितना मान लिया मैंने, V मान लिया। अब इस पर आवेश कितने रह गए, इसके आवेश के मान में क्या हुई, कमी हुई, क्योंकि गोले ए से आवेश किस पर पहुंचे हैं, गोले बी पर। तो गोले ए पर आवेश के मान में कमी हुई, तो कमी हुआ तो क्या बोल दिया मैंने इसको, Q1 डैश। गोले बी पर आवेश के मान में वृद्धि हुई है, तो इस पर आवेश क्या हो गया, अब Q2 डैश। कोई दिक्कत आई हो तो बोलो। क्या बोला मैंने आपको कि जब दो बिंदुओं पर, भाई मोबाइल 100% चार्ज होने के बाद चार्ज नहीं होता, नहीं होता ना। या फिर दो बिंदुओं पर विभव का मान इक्वल है, दो पॉइंटों पर विभव का मान इक्वल है ए और बी पर। पहले पर विभव बी है, दूसरे पर भी विभव बी है, तो आवेश किस ओर गति करेगा, ए से बी जाएगा या बी से ए आएगा। तो आप लोग बोल दोगे सर इसमें आवेश गति ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आवेशों के गति कराने के लिए, आवेशों के गति कराने के लिए दोनों के मध्य विभवांतर होना चाहिए। और यहाँ विभवांतर 0 है, और विभवांतर 0 का मतलब ये दोनों क्या हैं, समविभव पृष्ठ हैं। ये दोनों पॉइंट किस पर आ रहे हैं, समविभव पृष्ठ पर। और समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब दोनों तारों को या दोनों गोलों को मैंने एक नगण्य धारिता के तार से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि उच्च विभव वाले बिंदु से आवेश निम्न विभव वाले बिंदु की ओर गति करते हैं, करते हैं। तो आवेश कहां से कहां गति कर गए, गोले ए से गोले बी पर। कब तक गति करेंगे, जब तक दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाए। जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान क्या नहीं हो जाए, समान। तो मैंने विभव को क्या कर दिया, दोनों पे V कर दिया। आवेशों को क्या कर दिया, पहले पे Q1 डैश। इसके आवेश के मान में परिवर्तन हुआ, पहले Q1 था, लेकिन अब आवेश का मान परिवर्तित होके क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। दूसरे गोले पर आवेश क्या रह गया, Q2 डैश रह गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो अब बोलो आप लोग, अब आवेश इस पे क्या रह गया, Q1 डैश बराबर C1B, समीकरण नंबर 3। और इस गोले पर आवेश क्या रह गया, Q2 डैश बराबर C2B, समीकरण नंबर 4। रह गया कि नहीं रह गया, या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया आवेशों का पुनर्वितरण, आवेश वापस वितरित हो गए। और यहाँ पे आवेश जो पहले से थे वही आवेश है। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुनर्वितरण से पूर्व दोनों गोलों पर कुल आवेश, क्या बोल दिया मैंने, Q बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश का मतलब
दोनों गोलों पर आवेशों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2, या Q बराबर क्या हो गया C1V1 प्लस C2V2। समीकरण नंबर क्या आ गया 5। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही यहाँ पे अब ये जो आवेश के मान आए हैं, ये आवेश के मान कब आए हैं? पुनर्वितरण के बाद आए हैं। जो आवेश पुनर्वितरण हो रहा है यहीं पे तो हो रहा है, तो पुनर्वितरण के बाद ही तो आवेश के मान हैं Q1 डैश और Q2 डैश। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पुनर्वितरण के पश्चात दोनों गोलों पर कुल आवेश क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? Q डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, या फिर Q डैश बराबर क्या हो गया C1B प्लस C2B, या फिर Q डैश बराबर क्या हो गया, यहाँ से B कॉमन आ गया तो ये बच गया C1 प्लस C2 इंटू V। समीकरण नंबर 6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ अब तक क्या किया है, दो गोले लिए हैं जिन पर आवेश हैं, जिन पर विभव है, विभवों में दोनों के पे अंतर है, तो दोनों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया, और चालक तार से जोड़ दिया तो आवेशों का स्थानांतरण होगा। और आवेश स्थानांतरित कब तक होते हैं? जब तक दोनों पर आवेश का मान इक्वल नहीं हो जाता। होते कि नहीं होते? अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस डायग्राम को मिटा के और आगे कैलकुलेशन सॉल्व करवाऊं। ले लिया? देखो बच्चों आगे अब दोनों गोलों पर आवेशों के मान परिवर्तित हो गए। पहले पर तो हो गया Q1 से Q1 डैश, और दूसरे पर हो गया Q2 से की तुलना में Q2 डैश हो गया। लेकिन मैंने एक नियम पढ़ा है पहले चैप्टर में। क्या नियम पढ़ा है? नियम पढ़ा है मैंने आवेश संरक्षण का नियम। और आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण नियम ये कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यानी कि पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश बराबर होगा पुनर्वितरण के बाद कुल आवेश के। पुनर्वितरण के पश्चात कुल आवेश के। होगा या नहीं होगा? यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों? पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश क्या है? C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या हो गया? C1 प्लस C2 इंटू V। हो गया नहीं हो गया? तो उभयनिष्ठ विभव क्या आ गया? दोनों के गोलों पर जो विभव है उस विभव का मान क्या आ गया? B बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी बच्चे को कोई समस्या हो? नहीं है? मिटा दो इसको। यहां तक याद रहेगा हमको कि भाई पुनर्वितरण से पूर्व कुल आवेश ये है और पुनर्वितरण के बाद कुल आवेश ये है। ठीक है? अब देखो बच्चों, आप मुझे एक चीज और बताओ। ये तो हो गया उभयनिष्ठ विभव का मान, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होगा? आवेशों का अनुपात होगा Q1 डैश बटे Q2 डैश। पुनर्वितरण के बाद आवेश क्या है? Q1 डैश बटे Q2 डैश।
बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश की वैल्यू क्या है C1B, Q2 डैश की वैल्यू क्या है C2B, बराबर क्या हो गया C1 बटे C2। समीकरण नंबर 8। यानी क्या बोलने में आएगा बच्चों, इसमें बोलने में आएगा कि पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात दोनों गोलों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब एक चीज और बताओ आप लोग कि भाई विभव में परिवर्तन कितना हुआ। भाई पुनर्वितरण से पहले पहले गोले पर विभव V1 था, दूसरे गोले पर विभव V2 था। पुनर्वितरण के बाद दोनों गोलों पर विभव V हो गया कि नहीं हो गया। यानी तुलना करनी है मुझे किसकी, V1 की, V2 की, किससे, B से, कि भाई V1 के मान में क्या परिवर्तन हुआ B के तुलना में, V2 के मान में क्या परिवर्तन हुआ V की तुलना में। V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। V क्या है, उभयनिष्ठ विभव। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि भाई मैंने आपको बोला था कि पहले गोले पर जो विभव है उसका मान अधिक है और दूसरे गोले पर जो विभव है उसका मान कम है। मैंने ये तो बोला था आपको V1 इज ग्रेटर देन टू V2, ये बोला था ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि प्रथम गोले का जो विभव है, प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन, तो पहले गोले पर जो विभव है उसका मान कम हुआ होगा या बड़ा होगा, कम हुआ होगा, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि आवेश पहले गोले से दूसरे गोले पर पहुंचे, पहले गोले से आवेश दूसरे गोले तक पहुंचे हैं। तो पहले गोले के विभव में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल V1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले विभव ज्यादा था और बाद में विभव क्या हुआ, कम हुआ है। यही तो हुआ है भाई। पुनर्वितरण के पश्चात क्या परिवर्तन हुआ है विभव में, विभव के मान में कमी हुई है V1 के मान में। मान लिख दो तो फिर डेल V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस B की वैल्यू क्या है समीकरण 7 से, क्या है बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो डेल V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी कि डेल V1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V1, गुना कर रहा हूं, ये हो गया C1V1, ये हो गया क्या C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1V1 से C1V1 कट गया, क्या बच गया बच्चों, डेल V1 बराबर C2V1 C2V2, C2 कॉमन आ गया, क्या बच गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण नंबर कितना आ गया, 8 से आगे समीकरण नंबर 9। तो पहले गोले के विभव में कमी कितनी हो गई, पहले गोले के विभव में कमी हो गई डेल V1 बराबर C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है,
तो दूसरे गोले के विभव में क्या परिवर्तन हुआ? दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन। आप लोग कहोगे सर जब पहले गोले से विभव दूसरे गोले तक जा रहा है, पहले गोले से आवेश दूसरे गोले पर पहुंच रहा है, तो पहले गोले के विभव में कमी हुई है, तो दूसरे गोले के विभव के मान में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है। और वृद्धि को कैसे लिखूं मैं? डेल V2 बराबर क्या लिखूं? B माइनस V2। पुनर्वितरण के बाद विभव का मान ज्यादा है पहले की तुलना में। मान लिखो फिर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। हो गया कि नहीं हो गया? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नोट करते चला करो साथ साथ, रफ कॉपी लेके बैठा करो और उस रफ कॉपी में डेरिवेशन मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो स्टॉप कर करके। डाउनलोड मत किया करो वीडियो को, डाउनलोड करने की जगह उसको स्टॉप कर करके सॉल्व किया करो, ठीक है ना? हाँ, तो क्या हो गया? डेल V2 बराबर C1V1 प्लस C2V2 माइनस V2 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी डेल V2 बराबर C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। गुणा कर दिया माइनस से मैंने, C2V2 से C2V2 कट गया, तो क्या हो गया? डेल V2 बराबर, दोनों से C1 कॉमन आ गया, क्या बच गया? B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है? ये जो दूसरे गोले पर विभव है उसके मान में जो वृद्धि हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का मान है क्या? C1 इंटू B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मुझे एक चीज बताओ कि भाई दोनों गोलों पर विभव में परिवर्तनों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा अनुपात बच्चों? डेल V1 बटे डेल V2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल अपॉन B2 की वैल्यू क्या है? C1 इंटू B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट गया, B1 माइनस B2 से B1 माइनस B2 कट गया, तो क्या बच गया बच्चों? डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर क्या हो गया? C2 अपॉन C1। ये आ गया क्या? समीकरण नंबर 11 आ गया। स्टेटमेंट क्या बनेगा इसका? इसका स्टेटमेंट बनेगा कि भाई पुनर्वितरण के पश्चात दोनों गोलों के विभवों में परिवर्तनों का अनुपात दोनों गोलों की धारिताओं के अनुपातों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। भाई डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर क्या है? C2 अपॉन C1 है, यानी कि दोनों गोलों पर जो धारिताएं हैं उनके उल्टे के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उनके उल्टे के
बराबर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब निकालता हूं। पहला टॉपिक तो ये हो गया मेरा, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होता है वो निकाल दिया। पुनर्वितरण के पश्चात जो विभवों के मान आते हैं उनमें क्या परिवर्तन होते हैं वो निकाल दिए। विभवों में परिवर्तन और धारिता के मध्य क्या संबंध होता है वो निकाल दिया। अब क्या निकालना है मुझे? इसमें ऊर्जा हानि निकालनी है। तो ऊर्जा हानि निकालूं मैं इसमें, तो आप मुझे एक चीज बता दो कि भाई किसी संधारित्र में या फिर किसी गोले जिसकी धारिता C है, जिस पर विभव पुनर्वितरण से पूर्व तो है B1 B2 और पुनर्वितरण के बाद है क्या B, तो उसकी धारिता का मान, या मैं इसको ये बोलूं कि उसमें संचित होने वाली ऊर्जा का मान क्या होगा? उन गोलों पर संचित होने वाली ऊर्जाओं का मान क्या होगा? बोलो। नंबर दूसरा है, चल रहा है मेरा टॉपिक अब क्या? ऊर्जा हानि। क्वेश्चन आता है ऐसा एक टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊर्जा हानि निकालनी है। तो ऊर्जा की हानि तो मैं जब निकालूंगा जब मुझे ये पता हो कि पुनर्वितरण से पहले ऊर्जा क्या है और पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा क्या है। भाई जाहिर सी बात है कि नहीं? यदि हमको यही नहीं पता कि ऊर्जा है कितनी तो मैं हानि लाभ कैसे निकालूं? नहीं निकाल सकता ना। तो देखो, पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा U बराबर क्या होगी? पुनर्वितरण से पहले गोले पर आवेश Q1 था, धारिता C1 थी, विभव B1 था। दूसरे गोले पर आवेश Q2 था, धारिता C2 थी, विभव B2 था। पुनर्वितरण के बाद आवेश हो गया Q1 डैश Q2 डैश, धारिता तो कांस्टेंट रही C1 C2। विभव कैसे हो गए? दोनों पर B हो गए, ओवेनिस्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो पुनर्वितरण से पूर्व ऊर्जा क्या लिख दूं? हाफ ऑफ C1 B1 स्क्वायर पहले गोले की, दूसरे गोले की हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। CB के रूप में क्यों लिया? क्योंकि यहां पे ये ओवेनिस्ट बन रहा है और इस ओवेनिस्ट की मुझे वैल्यू मालूम है, इस B की मुझे वैल्यू पता है, इसलिए मैं किसके रूप में लिख रहा हूं? CB के रूप में। इसको डाल दो समीकरण नंबर अगला, कितने हो गए? 12 हो गए शायद, देख लेना अगर मान लो ऊपर नीचे हो जाए तो। समीकरण नंबर 13। अगर मान लो वहां समीकरण 11 हुए तो उसको 12 दे देना, यदि 12 हो गए तो उसको 13 दे देना। और पुनर्वितरण के बाद पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा क्या हुई? U डैश बराबर हाफ ऑफ C1 B स्क्वायर, विभव B हो गया, प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। समीकरण नंबर 14 हो गई या नहीं हो गई? अरे भाई हुई या नहीं हुई, या कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं है ना? अब दोनों में से B कॉमन आ रहा है, यानी इसको मैं क्या लिख दूं? हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और V की वैल्यू होती है ओवेनिस्ट विभव C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। होती है कि नहीं होती? तो इसको क्या लिख दूं मैं? 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू
C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 C2 से एक C1 C2 कट गया, क्या बच गया फिर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बच गया कि नहीं बच गया? इसको दो यहां पे समीकरण नंबर 14, इसी को तो सॉल्व किया है। क्या निकालनी है मुझे? ऊर्जा हानि। क्या निकालनी है? ऊर्जा हानि। पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा में हानि। और हानि कब होती है? टॉपिक हानि के नाम से है, तो हानि कब होगी कि पहले ऊर्जा ज्यादा हो बाद में ऊर्जा कम हो। हानि का मतलब क्या है? सीधा सीधा पहले ज्यादा मान हो बाद में क्या रह जाए? कम मान रह जाए। तो ऊर्जा हानि डेल यू बराबर क्या हो जाएगी? यू माइनस यू डैश। पहले ऊर्जा ज्यादा बाद में ऊर्जा कम नहीं होगी। यू की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस यू डैश की वैल्यू 1/2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 तो पूरे में एलसीएम है, बाहर निकाल दिया। अंदर देखो, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देता हूं मैं एक बार। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यही स्टेप बचेगा ना? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया? C1 प्लस C2। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया क्या? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बच गया। और सॉल्व करें तो 1/2 इंटू गुना करो, C1 से गुना करता हूं इसको। देखो तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर, इसको दोनों से गुना कर दिया। इसको दोनों से गुना करें प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसको करो माइनस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। होगा नहीं होगा? बटे में क्या चल रहा है? C1 प्लस C2, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू C1 प्लस C2। बाहर निकाल दिया इसको। अब देखो बच्चों, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कट गया। C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? क्या बचा फिर? 1/2 इंटू C1 प्लस C2। ऊपर क्या बचा? C1 C2 सब में से कॉमन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बच गया? B1 स्क्वायर बच गया यहाँ पे
यहाँ पे क्या बच गया v2 स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया -2v1 v2 और बाहर क्या आ गया c1 c2। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या आ गया बच्चों, डेल यू बराबर हो गया c1 c2 अपॉन 2 इंटू c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है? ये है मेरी क्या, ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। किसको व्यक्त करता है ये? ऊर्जा हानि को। यानी एनर्जी लॉस को। ठीक है, अब इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पहला निष्कर्ष, भाई v1 माइनस v2 के होल स्क्वायर की वैल्यू, आप लोग सब जानते हो कि v1 का मान ज्यादा है, v2 का मान कम है, शुरुआत में बोला है। तो v1 माइनस v2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? प्लस होगी, पॉजिटिव होगी। और जब v1 माइनस v2 की वैल्यू प्लस है तो हमेशा क्या होगी? ऊर्जा हानि होगी। डेल यू का मान क्या होगा? धनात्मक। और डेल यू का मान धनात्मक है यानी क्या होगी? ऊर्जा हानि होगी। सेकेंड कंडीशन, यदि v1 बराबर v2 हो तो क्या होगा डेल यू का मान? आप कहोगे सर 0 हो जाएगा। भाई जब दोनों पर विभव के मान बराबर है तो क्या आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और जब आवेश ही नहीं पहुंच रहा तो ऊर्जा की हानि कहां से होगी? आवेशों का जब पुनर्वितरण ही नहीं हो रहा तो ऊर्जा की हानि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आवेश अपने स्थान को छोड़ नहीं रहा और आवेश अपने स्थान से नहीं हट रहा तो ऊर्जा की हानि, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। नहीं होता ना सवाल पैदा, बस वही चीज है, कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। ऊर्जा हानि या आवेशों का पुनर्वितरण केवल कब होगा? जब आवेश या दोनों गोलों पर विभवों में अंतर हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इस टॉपिक पे मेरा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, करेंगे। और जो बच्चे न्यूमेरिकलों से रिलेटेड ट्राई कर रहे हैं बुक से क्वेश्चंस करने की, वो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों पे नहीं हो रहे हैं वो कतई चिंता ना करें। जैसे ही आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए न्यूमेरिकलों को सॉल्व करवा दूंगा। अब यदि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि हम लोग न्यूमेरिकलों को उस समय के लिए छोड़ दें। और जितना हो सके इस थ्योरी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी जितनी अच्छे से कंप्लीट करोगे न्यूमेरिकल करना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ओके, थैंक यू, गुड बाय।